हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कुछ क्वांटिटीज के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में। जो क्वांटिटीज रह गई उनको आप यहां देख लें। तो हम पहले बात करेंगे एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इन पे। ठीक है भाई, एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स पहला है आपके पास ये जो क्वांटिटी है अपने पास। एक बात ध्यान रखनी है आपको, एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स इक्वली डिवाइडेड into electric field and magnetic field। ठीक है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो इक्वली डिवाइड होती है उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है ईएम वेव में और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी बराबर बराबर होती है और वो दोनों का जो सम आता है वो टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स कहलाता है आपका। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या है, जो एनर्जी हम निकालते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम के हम पहले से प्रूव कर चुके हैं एक बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगी वो आती है हाफ एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। कैपेसिटर में हमने प्रूव किया था, कैपेसिटर का जो प्लेट्स हैं उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एनर्जी डेंसिटी निकाली जाए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जाए, तो ये आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो उसी का हम सीधा इस्तेमाल करेंगे यहां पर भी। देखिए भाई, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको स्मॉल यू ई बोल देंगे हम लोग। ठीक है, स्मॉल यू ई आपका आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास यू बी आता है हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, बी नॉट नहीं सिर्फ बी स्क्वायर, हाफ इंटू बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है। ये बात आपको ध्यान रखनी जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब अगर हम देखें तो हमें पता है जो ई होता है वो आपका आता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे आपका बी भी आता है, जैसे हमने ई को मान लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो सिमिलरली बी आता है आपका बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस है। कैसी है? इंस्टेंटेनियस। ये तो किसी इंस्टेंट एनर्जी होंगी इसकी एनर्जी डेंसिटी। अब चूंकि एनर्जी लगातार बदलती रहती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार बदल रही है, तो यूई एवरेज निकाला जाए। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी ध्यान रखना है इस बात को, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल रही है। स्पेस में यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, वो है ये, वो भी सिर्फ उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स में। और दोनों ये बराबर भी होती हैं, दोनों क्या होती हैं? इक्वल भी होती है। ध्यान रखनी है आपको बात, यूई क्या होती है? हमेशा यूबी के बराबर आती है। यूई एवरेज देखी जाए तो यूई एवरेज आपकी हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो आप, अगर हम ई स्क्वायर की एवरेज निकालते हैं तो ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू आती है वो कितनी आती है? हमेशा यहाँ लिख दे रहा हूँ ये बात, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स जब एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। सिंबल जो मैंने बना दी है, कितनी आती है भाई? ये 2 आती है, सॉरी 1/2 आती है।
साइन स्क्वायर में कुछ भी एंगल दे रखा हो आपकी 1/2 ही आएगी एवरेज। साइन स्क्वायर थीटा की जो एवरेज आती है वो क्या आती है 1/2। तो एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर का जब हम एवरेज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 ई स्क्वायर। ये इस हिसाब से आपका जो ई स्क्वायर का एवरेज आता है वो आता है ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 होगी तो इसके प्लेस से 1/2 पुट कर देंगे, बाकी आपका ई का एवरेज निकल आएगा अपने आप। सिमिलरली आपका जो यू बी है एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी आ जाती है 1/2 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, और ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 1/4 कर लेते हैं इसको, है ना, बी नॉट स्क्वायर बाई 2 एक्स्ट्रा आएगा। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी है अलग अलग, दोनों बराबर होती हैं, ठीक है, दोनों क्या होती हैं बराबर। अब टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो उसको भी जरा आप ध्यान से देखो। टोटल एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, तो U आ जाएगी आपके पास, U एवरेज निकाल रहे हैं, UE एवरेज प्लस UV एवरेज। ये भी आपको ध्यान रखना है, UE एवरेज जो होती है वो बराबर होती है किसके, UV एवरेज के। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू होता है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। क्लियर होगी बात? इन दोनों का सम करना है, तो यहां पर आप सीधे लिख सकते हो इज इक्वल टू 2 इंटू यू ई एवरेज या फिर 2 इंटू यूवी एवरेज, क्योंकि हमें पता है यूवी एवरेज जो होती है वो यूवी एवरेज के बराबर ही होती है। दोनों हिस्सों में, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हिस्सों में बराबर बराबर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले केस में। अभी हम निकाल चुके हैं, बस इसी से हम सॉल्व कर देंगे अब। तो यू एवरेज जो है आपका आ जाएगा, या तो यू एवरेज आया था 1/4, तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या फिर ये आ जाएगा 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये जो मैंने लिख दिया फॉर्मूले हो गए आपके पास। और एक और बात होती है आपको पता होनी चाहिए, C इज इक्वल टू होता है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और C इज इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन B नॉट, E नॉट अपॉन में B नॉट। तो वहां से भी आप चाहो तो यू एवरेज निकाल सकते हो, और भी फॉर्मूले इसके बनाए जा सकते हैं। B नॉट और E नॉट दोनों आ जाए ऐसा फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। जैसे अगर हम देखें 1/2 म्यू नॉट के प्लेस पर अगर यहां से देखें तो C स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1/म्यू नॉट के बराबर आएगा। इस फॉर्मूले से देखा जाए तो C स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/म्यू नॉट, ठीक है नहीं, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा भाई बी नॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, जो मैंने अभी आपके सामने लिख दिया है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, यू एवरेज का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ई नॉट मल्टीप्लाई बी नॉट अपॉन में 2 इंटू सी इंटू म्यू नॉट। ये भी आपका इन्हीं के बराबर आएगा। सी की वैल्यू वापस पुट कर दोगे, ई नॉट अपॉन बी नॉट, बी नॉट ऊपर चला जाएगा, ई नॉट सी नॉट कट जाएगा, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ई नॉट इंटू बी नॉट अपॉन 2 सी म्यू नॉट भी यू एवरेज के बराबर आता है।
तो ये तो हो गई भाई आपकी एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स, एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स। क्लियर है भाई? चलिए तो ऐसे ही हम बात कर लेते हैं और इंटेंसिटी मैंने कल बता दिया था, हल्का सा मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूं। इंटेंसिटी क्या था? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो होती है स्पेस में, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मान लीजिए आपके पास स्पेस में क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई इस एरिया के द्वारा, कितनी एनर्जी आपकी फॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इस एरिया पे, वही आपकी इंटेंसिटी कहलाएगी। तो यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से पर यूनिट सेकंड में और इसके यूनिट एरिया पे, वो कहलाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भाई? जैसे कि हम जानते हैं अब मान लीजिए आपके पास एक एरिया हो और लाइट की वेव्स इस तरह से आ रही है ना, तो हम जानते हैं c अगर स्पीड है लाइट की वेव की, तो लाइट की वेव के जो फोटॉन्स है वो इतनी दूरी में फैल जाएंगे कुछ तो भी, देखिए आप इस तरह से, है ना। तो जो लाइट आएगी, अच्छा लाइट को यहाँ पर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फोटॉन्स से मिलकर बना हुआ माना गया है। फोटॉन्स का मतलब पार्टिकल्स। तो लाइट में भी पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम फोटोन रखा गया है, और वो पार्टिकल नॉर्मल पार्टिकल्स थोड़े अलग होते हैं, ये एनर्जी के बंडल्स है, पैकेट्स है, इनमें एनर्जी होती है। तो ये जब टकराएंगे तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे सारी इसको। तो ये कितनी एनर्जी है इसमें, इस वॉल्यूम में, तो वो कैसे निकालेंगे भाई? अगर हम देखें, अगर लाइट की स्पीड c है तो c इंटू किसी टाइम t में, किसी टाइम t में जो लाइट डिस्टेंस कवर करेगी वो c इंटू टी। यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस एरिया को a मान लेते हैं, तो a इंटू सी इंटू टी, ये हो गया वॉल्यूम। अरे भाई क्या हो गया? वॉल्यूम, है ना। और हम जानते हैं एनर्जी डेंसिटी जो होती है U एवरेज, वो क्या होती है भाई? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पे? एनर्जी और अपॉन वॉल्यूम देखा जाए तो A इंटू सी इंटू टी, A इंटू सी इंटू टी। सी को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो U एवरेज मल्टीप्लाई C अगर कर दिया जाए वेलोसिटी लाइट से, ये क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई टाइम, और इसी को तो हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी, जो I के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है? U एवरेज मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट C। तो I के भी बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे निकलते हैं। U एवरेज अभी आपने निकाला था पीछे, बहुत सारे फॉर्मूले निकाले थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई C, यही इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट मल्टीप्लाई C, या फिर E नॉट इंटू बी नॉट डिवाइड में 2 म्यू नॉट, ये आ जाएगी इंटेंसिटी। इसी से कैंसिल हो जाएगा उस केस में। तो ये आपके इंटेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले हो गए जो मैंने कल भी आपको बताए थे, तो एक अलग तरीके से आज मैंने आपको समझा दिया। ये होगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। क्या होगी भाई? इंटेंसिटी ऑफ वेव। क्लियर है भाई? इसी को हम पॉइंटिंग वेक्टर S वेक्टर से भी लिख देते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर S वेक्टर से भी लिखते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर और इंटेंसिटी एक ही बात है लगभग, बस पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन को और बताना शुरू कर देती है तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, दोनों की वैल्यूज सेम ही आती हैं। वापस से हल्का से रिवाइज करवा दूं, पॉइंटिंग वेक्टर क्या था भाई? पॉइंटिंग वेक्टर था आपका S वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 म्यू E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और जो इसकी एवरेज वैल्यू आती है वो आती है 1/2 म्यू नॉट E नॉट B नॉट, जो इंटेंसिटी के बराबर ही होती है। किसके बराबर होती है? इंटेंसिटी के बराबर ही होती है। ये पॉइंटिंग वेक्टर हो गया।
अब हम बात कर लेते हैं रेडिएशन प्रेशर। मैंने अगर आपको समझा दिया था, जो रेडिएशन प्रेशर था वो I/C के बराबर था। देखिए, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से टकराती है तो उसके जो फोटॉन्स होते हैं उनमें मोमेंटम होता है। तो हम बात कर लेते हैं मोमेंटम, पहले मोमेंटम की बात कर लेते हैं, फिर आपको प्रेशर भी समझ में आ जाएगा। मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स ऑफ EM वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना गया और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स। और फोटॉन्स की जो मोमेंटम होती है, फोटॉन्स की जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम फोटॉन की, वो कितनी आती है भाई? ये p लीनियर मोमेंटम है। तो ये क्या आ जाएगा भाई? h/λ। ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस में ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर को ड्यूअल नेचर का बताया गया है। और ये बताया गया है कि जो वेव होती है उससे रिलेट करता है पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल जो होती है उससे एक वेव रिलेट करती है। ऐसे ही उसकी अपोजिट सिमेट्री चूंकि फिजिक्स में होती है, तो डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस में कहा था, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है, तो जो मूविंग पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं? वेव नेचर भी रखते हैं और पार्टिकल नेचर भी रखते हैं। तो मूविंग पार्टिकल आपका जो फोटोन होता है उससे रिलेट जो वेव करती है, उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा हो, तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी उसके फोटॉन्स का जो लीनियर मोमेंटम आता है वो आता है h/λ। क्या आता है? h/λ। और एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन जो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, किसी एक फोटोन की एनर्जी, वो होती है hc/λ। hc/λ ये आपका E/c के बराबर भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखनी है बात। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन होता है h/λ या फिर E/c, h/λ या फिर E/c। क्लियर है? ये तो हो गया आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। तो अब हम आगे बात करेंगे रेडिएशन प्रेशर किस तरह से निकाला जाता है, वो भी आप देख लो एक बार ध्यान से, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं। ठीक है? रेडिएशन प्रेशर। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक सरफेस दे रखी है आपको, ठीक है, जिसका एरिया कितना है? A है। और मान लीजिए आपकी जो वेव है वो इससे आगे टकराती है नॉर्मली, वेव्स आगे टकराती है इससे नॉर्मली। अब इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होते हैं पार्टिकल जिनको हम बोलते हैं फोटॉन। अब अगर इसकी स्पीड c है तो टाइम t में c × d डिस्टेंस कवर कर लेगी लाइट, और अपने साथ जो फोटॉन्स लेकर आएगी वो सारे के सारे फोटॉन्स आके टकराएंगे इससे। फोटॉन्स मान लो आए बहुत सारे, है ना, तो फोटॉन्स जाके टकराएंगे किससे? ये फोटॉन्स जाके टकराएंगे इस सरफेस से। ये फोटॉन्स हो गए आपके, समझने के लिए आप समझो इस बात को, फोटॉन्स इस सरफेस है। तो लाइट इस पे नॉर्मल टकराती है, फोटॉन्स आके 90 डिग्री पे आके टकराए और टकराने के बाद इसने एब्जॉर्ब कर लिया या फिर रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं वापस, तो अभी परफेक्टली एब्जॉर्बर मान लो। इसे क्या मान लोगे आप? परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर हो गया। देखो यहां पर जो पूरी एनर्जी है, अगर इस वॉल्यूम को देखा जाए तो यहां पर वॉल्यूम क्या आ जाएगा भाई? एरिया इंटू सी इंटू टी, है ना। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी क्या है पता नहीं, अभी देखते हैं। और अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? ए इंटू सी इंटू टी हो गया। अब देखिए एनर्जी क्या है, ये एन मान लीजिए नंबर ऑफ फोटॉन्स आए,
ए इंटू सी इंटू टी जो वॉल्यूम है उसमें आप मान लीजिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन और एक फोटोन की एनर्जी ऑफ एक वन फोटोन जो कि होती है एच सी बाई लेमडा के इक्वल, किसके इक्वल, एच सी बाई लेमडा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू होती है एच सी बाई लेमडा, जहां लेमडा उस वेव की वेवलेंथ है जो टकराएगी आके, ए इंटू सी इंटू टी, ये आ गया आपके पास यू एवरेज, और ये क्या आ गया आपके पास, यू एवरेज। क्लियर है इतनी बात। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या आ जाएंगे अपने पास, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए n, है ना। नाउ अब टाइम टी बाद ये सारे के सारे फोटोन आके से टकराएंगे, एब्जॉर्ब कर लेता है तो रुक गया, इसका मतलब ये फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, सीधे सीधे मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, भाई एक फोटोन का मोमेंटम, एक फोटोन का मोमेंटम आके टकराया इससे, तो और इसके बाद ये फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, मतलब पूरा मोमेंटम ट्रांसफर हो गया सरफेस पे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, है ना, जो कि h बाई लैम्डा होता है, और अपॉन में टाइम। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, ये तो हो गई बात। बात ध्यान से देखिए पूरी बात आगे। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से भाई, n की देखिए वैल्यू यहां से, U एवरेज मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई T, U एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन में एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई h बाई लैम्डा और अपॉन में टाइम, ये तो कैपिटल n की वैल्यू थी, सिर्फ टाइम भी था डिवाइड में, h लैम्डा आपस में कैंसिल हो गए, t से t कैंसिल हो गया, तो फोर्स कितना आया, फोर्स इज इक्वल टू हो गया u एवरेज, t से t कट गया, h लैम्डा से h लैम्डा कट गया, c से c काट दिया, मान लीजिए इस तरह से, है ना। यहां आपका बच गया u एवरेज a इंटू सी अपॉन सी, एक तरह से u एवरेज c को c से भी कैंसिल कर देते हैं, ये बच गया आपके पास पूरा फॉर्मूला, u एवरेज इंटू एरिया, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, सब कट रहा है, लैम्डा एच सी सी एच लैम्डा और t से t कैंसिल हो गया, है ना, ये बच गया। नाउ प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर आता है F इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो U एवरेज अपॉन एरिया करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे U एवरेज, यानी जो मोमेंट प्रेशर है ये P कैपिटल प्रेशर है, वो मोमेंटम था, तो प्रेशर आता है सीधे U एवरेज के बराबर, किसी भी सरफेस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट करती है वो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल्स माने गए हैं, वो पार्टिकल जब किसी सरफेस से टकराते हैं तो उसको अपना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, पर सेकेंड जो लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो लगाया गया फोर्स पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा वो प्रेशर। तो इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया आपका। यहाँ से आपका प्रेशर आता है कुल मिला के यू एवरेज, और यू एवरेज आपका आपको पता है आई बाई सी के बराबर भी होता है। अभी तो पीछे किया था मैंने, आई एवरेज आई इज इक्वल टू यू एवरेज मल्टीप्लाई सी, तो वहां से आई बाई सी, ये फॉर्मूला मैंने कल आपका प्रेशर का लिखवाया था, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, रेडिएशन प्रेशर आई अपॉन में सी। परफेक्टली एब्जॉर्बर, और अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टर हुआ नंबर बी के, सिमिलरली फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टर, जो पूरी तरह से फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट कर दे, तो
जो लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर होगा एक फोटोन के द्वारा, जैसे मान लीजिए आपका एक फोटोन आया पी मोमेंटम से टकरा के वापस चला गया, उसी परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टर है तो पी से वापस चला गया, तो इसके पास जो ट्रांसफर किया उसने वो 2p ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे डबल आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा 2I/c। बाकी डेरिवेशन आपको वैसे ही करना है। तो ये थे आपके सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी, और इस पे के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसको मैंने बार बार नहीं बताया, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था। ठीक है, इतनी सी बातें थी। अब कुछ दो चार न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और उसमें क्या है, फाइंड फोर्स exerted by sunlight on a reflecting aluminum sheet if sunlight falls on sheet normal to it and area of sheet is 10⁻³ नहीं, ठीक है, 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इस तरह से मान लो 10⁻³ मीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया है एल्युमिनियम शीट का, और आपको जो इंटेंसिटी दे रखी है, सोलर इंटेंसिटी मतलब सन जो अपने अंदर से लाइट बाहर निकालता है वो भी दे रखी है। सोलर इंटेंसिटी है I इज इक्वल टू 1300 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी लिख दिया है। चलिए निकालते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। अभी आपने पढ़ा था रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला, रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि प्रेशर जो होता है फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होता है 2I/c। 2I/c किसके लिए? फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है भाई। तो प्रेशर क्या होता है भैया? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया 2I/c। यहां से अगर हम फोर्स देखें तो आ जाएगा 2I इंटू एरिया अपॉन में c। 2I की वैल्यू देखिए कितनी है 1350 मल्टीप्लाई एरिया आपका 10⁻³ था, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8। जो फोर्स एग्जैक्ट होगा वो आप देख लो कितना होगा, थ्री से पहले कर लेते हैं डिवाइड, 2 इंटू 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड 3 मल्टीप्लाई 10⁻8। ये हो गया आपका 900, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 10⁻8, है ना। तो इस हिसाब से फोर्स कितना आ गया आपके पास? फोर्स आ गया 3 3 जा 9, 0.03 न्यूटन, 0.03 न्यूटन इतना फोर्स लगाया गया है सनलाइट द्वारा उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो फोर्स जो मैंने निकाल के आपको बताया। अभी एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए तो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से है, ए
cell has a light gathering area 10 centimeter square and produces 0.2 ampere at 0.8 volt DC डायरेक्ट करंट है, ठीक है। when illuminated with S is equal to 1000 watt per meter square, what is efficiency of cell? सोलर सेल। चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए भाई, S का मतलब इंटेंसिटी से होता है, तो आपकी जो इंटेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में वो S है। S का मतलब पॉइंटिंग वेक्टर, वही इंटेंसिटी होता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। नाउ एनर्जी फॉल्स ऐसे लिखते हैं, इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी पर सेकेंड ऑन सोलर सेल। इनपुट एनर्जी पर सेकेंड, इनपुट एनर्जी पर सेकेंड क्या होती है? पावर एक तरह से। तो इनपुट पावर आप समझो, ये पावर इनपुट क्या होता है? ये भी पावर है। एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। और इंटेंसिटी क्या होता है भाई? एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। तो एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं आई में, ये आपकी पावर इनपुट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पावर इनपुट। अब इनपुट पावर तो आपको दे रखी है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, जबकि एरिया दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम कर लेंगे चेंज मीटर में, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सीधे आ गई इनपुट पावर 1 वाट। इनपुट पावर क्या आ गई भाई? 1 वाट आ गई इनपुट पावर आपके पास। जबकि आउटपुट पावर क्या है? 0.2 एम्पियर करंट 0.8 वोल्ट पे बना रहा है ये ना। आउटपुट पावर क्या है? तो P आउटपुट जो आ रही है V इंटू आई होती है आउटपुट पावर। अरे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पावर बना रहा है ना, तो वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट होती है पावर। तो वोल्टेज क्या है भाई? 0.8 और मल्टीप्लाई करंट क्या है आपका? 0.2, तो 0.16। 0.16 है आउटपुट पावर। 1 वाट पावर इस पे पड़ रही है पर सेकेंड, और उसमें से केवल 0.16 जो है वाट, उतनी ये आउटपुट पावर दे रहा है। तो एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा इज इक्वल टू होती है P आउटपुट अपॉन P इनपुट। P आउटपुट अपॉन P इनपुट, और मल्टीप्लाई कर सकते हो 100% से, तो परसेंट एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है, 1 अपॉन 0.16, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। उल्टा लिख दिया मैंने। 0.16 अपॉन में 1, पी आउटपुट ऊपर लिखा है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16% आ जाएगा आपका आंसर। तो 16% है इसकी एफिशिएंसी। कितनी है भाई? 16% पावर को ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल पावर में, जो इस पर पड़ती है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में।
क्लियर है? इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूले आपके पास वही है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया आपके पास, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, फोटॉन्स के मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, फोर्स तो प्रेशर मालूम चल गया है, तो किसी भी सरफेस पे हम फोर्स भी इजीली निकाल सकते हैं। और इस तरह के भी क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इंटेंसिटी और रेडिएशन प्रेशर के फॉर्मूले पे कई न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते रहे हैं पहले भी, तो आप ध्यान से फॉर्मूले देख लें और उन पे इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो बची हुई बातें हैं इस चैप्टर की उसको मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।